जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में। हालांकि ये मुगल वंश का टॉपिक नहीं है, अभी सीरीज चल रहा है मुगल वंश का। लेकिन मुगल वंश के बीच में एक बार ऐसा समय आया था कि दिल्ली का शासन सूर्यवंश के हाथों में चला गया था। तो इसको निपटा लेते हैं, नहीं तो ये बाद में बहुत लेट हो जाएगा इसको पढ़ने में। और इसमें कनेक्टेड भी है, हुमायूं से शेरशाह का झगड़ा भी हुआ था। आइए पढ़ते हैं सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश जो 1540 से 1555 ईस्वी के बीच में दिल्ली में शासन स्थापित किया हुआ था। सूर्यवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी, जिनके बचपन का नाम था फरीद और इनके पिता का नाम था हसन अली। अब देखते हैं कि हसन अली है आखिर है कौन। तो यहाँ पर जब एक समय था जब यहाँ लोदी वंश का शासन था बाबर के आने से पहले, तो उस समय बिहार में यहाँ एक बहलोल लोदी जो इसके संस्थापक थे लोदी वंश के, उन्होंने एक अपने ज़मींदार को भेजा था सासाराम में, हसन अली, जो लोदी वंश का ही है। और हसन अली यहाँ पर थे, जिसके बेटे का नाम था फरीद। फरीद से इसके पिता का बनता नहीं था। हालांकि ये हसन अली की 4 शादियाँ थी और पहली पत्नी का बेटा था शेरशाह सूरी यानी फरीद। और ये जो अपने चौथे पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उससे बेटे से इसका अच्छा लगाव था। इसके चलते फरीद का इसके पिता से बनता नहीं था। फरीद क्या हुआ कि भाग गया, एक बार भाग के जाके जौनपुर में शिक्षा ग्रहण किया। जौनपुर में शिक्षा ग्रहण किया। जौनपुर उस समय का भारत का सिराज कहा जाता था। भारत का सिराज, सिराज का अर्थ होता है सर का ताज। यहाँ मतलब उस समय का जौनपुर बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। जौनपुर में जब शिक्षा ग्रहण करके फिर आया, एक जो शेरशाह सूरी था बहुत अच्छा प्रशासक था, वो शिक्षित राजा था, शिक्षा ग्रहण किया था, पढ़ा लिखा राजा था। तो जब जौनपुर से शिक्षा ग्रहण करके आया फिर वो यहाँ पर बिहार में, तो उससे पिता तो उसका नहीं बनता था। यहाँ दक्षिणी बिहार में एक वंश शासन कर रहा था, नुमानी वंश। नुमानी वंश के उस समय शासन कर रहे थे बहार अली नुमानी। दक्षिण बिहार में बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी के यहाँ ये नौकरी करने लगा फरीद, इसके बेटा का संरक्षण करने लगा। बहार अली नुमानी का एक बेटा था जलाल खान, जिसका संरक्षण में इसको लगाया, बेटा के संरक्षण में। फरीद को बेटा का संरक्षण में लगा दिया था। वहाँ पर एक बार जो चंदेरी का युद्ध यहाँ हुआ था ना बाबर के समय मेदिनी राय से, उस समय ये जो फरीद था वो बाबर की सेना में शामिल भी हुआ था और वहीं पर युद्ध की नीति भी सीखा था ये शेरशाह सूरी। और लेकिन फिर उसका बाबर से जमा नहीं था, वो बाबर से बदला लेना चाहता था। अफगान को मार रहा था बाबर, तो बाबर से बदला लेना चाहता था। फिर बिहार आ गया था और बिहार में बहार अली नुमानी के यहाँ उसके बेटा का संरक्षण कर रहा था, इस नौकरी कर रहा था यहाँ पर वो। बहार अली नुमानी इसकी बहादुरी को देखकर फरीद को शेर खां की उपाधि दिए थे। शेर खां कहा जाता है कि एक बार शिकार करने बहार अली नुमानी गए थे, तो उस समय शेरशाह एक शेर को मार दिया था। उस समय शेरशाह उसका नाम नहीं था, उस समय उसका नाम फरीद था। और एक शेर को मार दिया था, तो उसको बहार अली नुमानी ने शेर खां की उपाधि धारण की थी, उपाधि दी थी। अब ये एक बार क्या होता है कि बिहार के शासक जो बहार अली नुमानी है, नुमानी वंश के शासक, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब बहार अली नुमानी की मृत्यु हो जाती है और बहार अली नुमानी सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे इस पर, फरीद पर, अपने बेटा का संरक्षण दिए थे, विश्वास था तभी न दिए थे। तो इसकी मृत्यु के बाद बहार अली नुमानी की पत्नी दूदू बेगम से, विधवा ये है इनकी बहार अली नुमानी की, दूदू बेगम से वो शादी कर लेता है फरीद। और दूदू बेगम से शादी करके ये दक्षिणी बिहार का पूरा प्रांत जितना नुमानी वंश में था उस पर पूरा का शासन अब हो जाता है किसका? फरीद का, यानी शेर खां का। अब दूदू बेगम से शादी करने के बाद ये जलाल खान इसका बेटा हो गया, शेर खां का बेटा हो गया जलाल खान। ये तो मर गया, तो इतना इसका ये जो साम्राज्य है वो अब
उस पर अधिकार हो जाता है इसका शेर खां का, और उसको अच्छा खासा साम्राज्य मिल जाता है, अपना सेना मिल जाता है, और वो अब चाहता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो दोहरिया में जब युद्ध हुआ था महमूद लोधी से हुमायूं का, याद कीजिएगा पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, दोहरिया में अफगान शासकों से पहली बार युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में हुमायूं का अफगान शासकों से, जहां पर नेतृत्व कर रहा था महमूद लोधी। और महमूद लोधी के साथ में उस समय शेर शाह जो शेर खां था वो भी उसका साथ दिया था 1532 ईस्वी में। तो 1532 ईस्वी में ये दोहरिया युद्ध में महमूद लोधी के साथ था और हुमायूं से यहाँ पर लड़ा था। हालांकि बाबर से वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि अफगानों के विरोध में बाबर आया था, तो बाबर से बदला लेना चाहता था, लेकिन बाबर तो अचानक मर गया, तो अब उसका यहाँ पर दिल्ली में हुमायूं था, अब हुमायूं से इसका चल रहा था। तो दोहरिया युद्ध में ये महमूद लोधी के साथ में था, लेकिन दोहरिया युद्ध में तो हुमायूं जीत गया था। तो इधर इतना साम्राज्य जो अब इसको मिल गया था, उससे एक अच्छा खासा ये सेना बना रहा था। 1534 ईस्वी में बंगाल पर इसने अधिकार कर लिया। बंगाल में सूरजगढ़, सूरजगढ़ के युद्ध करके यहाँ पर बंगाल में यहाँ इस बंगाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसका साम्राज्य अब इतना बड़ा हो गया 1534 ईस्वी में। अब 1538 ईस्वी में आप पढ़े थे पिछला वीडियो में, हुमायूं के बारे में जब पढ़ा रहे थे, तो वो गया था बंगाल चुनार का किला जीतते हुए, तो बंगाल पर वहाँ जीत गया था, इसके हाथ से बंगाल निकल गया था। लेकिन लौटते समय 1539 ईस्वी में यहाँ पर चौसा में वो हुमायूं से युद्ध किया था। 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बारे में उसमें बता ही थे, हुमायूं कैसे हार गया था, गंगा में कूद गया था, एक मल्लाह ने उसका जान बचा लिया था और वो भाग के जा रहा था। तब तक कन्नौज में फिर से 1540 ईस्वी में कन्नौज में फिर से शेरशाह सूरी उस पर आक्रमण कर देता है। बिलग्रामी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। बिलग्रामी का युद्ध में उसको यहाँ पर मजबूर कर देता है, हुमायूं को दिल्ली से निष्कासित कर देता है, मतलब राजा बन के अब वो नहीं रहता है, भारत में ही इधर घूमता फिरता रहता है। वीडियो नहीं देखे होंगे हुमायूं वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो 1540 ईस्वी में हुमायूं को निष्कासित जीवन जीने पर मजबूर करा दिया था शेरशाह सूरी। तो यहाँ तक तो आप देख लिए कि शेरशाह सूरी ने अपना स्थापना कैसे किया। 1540 ईस्वी जब चला गया दिल्ली, और 1540 से वो दिल्ली में शासन करने लगा, यहाँ 1540 से, और यहाँ पर स्थापना कर दिया सूर्यवंश का। सूर्यवंश का 1540 से वहाँ दिल्ली में सूर्यवंश का शासक हो गया और वो दिल्ली में शेरशाह सूरी शासन करने लगा। ये जब कन्नौज का युद्ध जीता था, इसी युद्ध जीतने के बाद वो खुद को शेरशाह का उपाधि दिया था। अब यहाँ से वो हो जाता है असली में शेरशाह सूरी। सूर्यवंश का स्थापना किया, शेरशाह का उपाधि लिया, शेरशाह सूरी उसका असली नाम ऐसे हो जाता है। लेकिन शेर खां की उपाधि पूछेगा तो बहार अली नुमानी ने उसे दिया था शेर को मारने के लिए, लेकिन कन्नौज युद्ध जीतने के बाद अपने आप को शेरशाह कहा था। शेरशाह 1540 ईस्वी में अपने आप को शेरशाह करके और दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। अब पूरा दिल्ली इसके कब्जे में हो गया। अब यहाँ से सूरी वंश की स्थापना हो गई। पीछे देख लिए कि कैसे कहाँ से शेरशाह सूरी उभर कर आया था। तो बहलोल लोदी का ही एक आदमी था जो यहाँ पर सासाराम का जमींदार बना के भेजा था हसन अली को, उसका बेटा था फरीद, और जौनपुर से शिक्षा ग्रहण किया। बहार अली नुमानी के यहाँ काम करता था। बहार अली नुमानी मरने के बाद उसकी पत्नी से शादी कर लिया दूदू बेगम से, और वो क्षेत्र उसका हो गया। फिर 1532 ईस्वी में महमूद लोदी से उसका यहाँ पर महमूद लोदी के साथ हुमायूं से उसका युद्ध भी हुआ था। 1534 में बंगाल का अभियान किया, बंगाल जीत गया। फिर 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध किया, और 1540 में कन्नौज का युद्ध करके सूर्यवंश की स्थापना कर दी। अब आगे जब राजा बन जाता है उसके बाद क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मिटा देता। 1500 यहाँ पर वो अब दिल्ली में आता है तो एक मस्जिद का निर्माण कराता है। इसको कहा जाता है किला ए कुहना। किला ए कुहना
किला ये कोहना, जिसको पुराना किला आज कहते हैं हम लोग, ये दिल्ली में है। एक मस्जिद का निर्माण कराया किला ये कोहना, जो दिल्ली में है, इसको याद रखिएगा। किला ये कोहना, जिसको पुराना किला कहते हैं, जो दिल्ली में है। और अपने आप को हजरत आला का उपाधि दे दिया, हजरत ए आला, खुद को हजरत ए आला का उपाधि दिया था शेरशाह। मतलब हजरत आला बहुत बड़ी उपाधि है ये। फिर अब इस 1540 में जब वहाँ दिल्ली का राजा बन जाता है, इसके बाद देखते हैं कि ये अब कहाँ कहाँ युद्ध करता है। तो 1540 के बाद यहाँ पर झारखंड के क्षेत्र में गख्खर जनजाति थी। गख्खर जनजाति जो बाबर के समर्थक थे, मतलब वो मुगल वंश के समर्थक थे, वो विद्रोह कर देते हैं। तो सबसे पहले सोचता है कि इनको दबाया जाए। तो गख्खर जनजाति से 1541 ईस्वी में इसका प्रथम युद्ध होता है राजा बनने के बाद। 1541 ईस्वी में गख्खर जनजाति से इसका युद्ध होता है और गख्खर जनजाति को विद्रोह को शांत कर देता है। लेकिन तब भी वो उन लोग अपने इतने कुशलता से लड़ते थे, इतने बहादुरी से लड़ते थे, ये हमेशा डर रहता था। इसलिए यहाँ पर रोहतासगढ़ का किला का निर्माण कराता है। बिहार में यहाँ पर रोहतास एक जिला है, वहाँ पर रोहतासगढ़ का किला का निर्माण कराता है। तो इसी साल वो रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला का निर्माण कराता है। फिर 1542 ईस्वी में आगे जाता है। यहाँ पर गख्खर जनजाति से युद्ध करने के बाद 1542 ईस्वी में यहाँ मालवा पर आक्रमण करता है और 1542 ईस्वी में मालवा को जीत जाता है। फिर 1542 ईस्वी में मालवा जीतने के बाद वो जाता है रायसीन के राजा पर आक्रमण करता है। तो 1543 में रायसीन का युद्ध, रायसीन के युद्ध में यहाँ के राजा थे पूरनमल, जो राजपूत राजा थे। ये सोचा था कि जैसे इसको अब लग गया था कि अगर हमको दिल्ली में रहना है तो मुगल वंश को तो हम भगा दिए हैं, लेकिन जो अभी राजपूत राजा हैं, क्षत्रिय राजा हैं, वो इसके लिए खतरा थे, क्योंकि ये भी तो इस्लाम था, ये भी तो अफगान का ही था। अब ये सोच रहा था कि राजपूत हमारे दुश्मन बनेंगे। तो ये अब इधर रायसीन पर आक्रमण करता है राजा पूरनमल। वहाँ के राजा थे पूरनमल पर आक्रमण करता है, उसके किला को चारों तरफ से घेर लेता है और युद्ध करते रहता है। इसमें वो पूरनमल की सेना को हरा नहीं पाता है ये। और क्या होता है कि फिर एक ऑफर लेटर भेजता है पूरनमल के सामने कि आइए हम लोग संधि कर लिया जाए। पूरनमल को शक था कि ये संधि करके फिर विश्वासघात करेगा, लेकिन जब पूरनमल से ये कुरान पर कसम खा के और कहा था कि हम विश्वासघात नहीं करेंगे, आइए हम लोग संधि कर लेते हैं, तो पूरनमल अपने महल से बाहर आ गए। और महल से बाहर आए जब किला से बाहर, और संधि करके एक तंबू में ही होता है सब, बाहर टेंट लगा वहीं पर संधि होता है बीच में, तो वहाँ पर संधि कर लिए पूरनमल। तो छल से इसने कुरान पर कसम खाने के बावजूद भी छल से पूरनमल को मार दिया, वहाँ पर विश्वासघात कर दिया। और इसलिए इसके जीवन पर एक कलंक लग जाता है। शेरशाह सूरी के जीवन का कलंक का युद्ध किसे कहा जाता है? तो रायसीन का युद्ध को 1543 ईस्वी में वो छल कपट से जीतता है। और यहाँ की सभी जो औरतें हैं जौहर कर लेती हैं, यहाँ छल से जीतता है। औरतें सब जौहर कर लेती हैं, सैनिक इसका बहुत वहाँ लूटपाट करते हैं, सब निर्दोष लोगों को मारे थे वहाँ पर सैनिक इसके। तो ये इसके जीवन का कलंक है, इस युद्ध को कलंक के नाम से जाना जाता है। अब 1544 ईस्वी में ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है।
1544 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ के राजा थे मालदेव। मेवाड़ के राजा मालदेव। शेरशाह जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध में सब बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और बहुत नुकसान होता है वहाँ शेरशाह का। इस युद्ध में शेरशाह का जब नुकसान होता है तो वो कहता है, वहाँ जब युद्ध जीतने के बाद देखता है कि हम तो राजस्थान जीते हैं, यहाँ पर कुछ तो उपजाऊ भूमि नहीं है, लूटने के लिए कुछ है ही नहीं है। तब वो एक बात कहता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे की ज़मीन के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा। मतलब उसके कहना कि युद्ध जितना वो खर्च इस युद्ध में कर दिया, अगर इधर खर्च किया रहता तो हिंदुस्तान का बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया होता। तो जीतने के बाद वहाँ कुछ उसको मिलता नहीं है, तो इसलिए कहता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस युद्ध में ये कहा था। तो 1544 में मेवाड़ के युद्ध में शेरशाह ने ये बात कहा था। फिर 1545 में यहाँ पर कालिंजर, 1545 में कालिंजर में राजा जो थे, कालिंजर के राजा कीरत सिंह। कालिंजर के राजा कीरत सिंह से इसका युद्ध हो जाता है, किस लिए जानते हैं? एक डांसर के लिए। वहाँ की एक दासी थी डांसर, तो डांसर शेरशाह को पसंद आ जाती है और वो कहता है कीरत से कि हमको ये डांसर दे दो। कीरत उसको सम्मान का बात है वो कि हमारे क्षेत्र का डांसर शेरशाह के पास क्यों जाएगा। कीरत सिंह कहते हैं कि हम डांसर नहीं देंगे। देख रहे हैं, एक डांसर के लिए यहाँ पर युद्ध हो जाता है और कालिंजर का युद्ध होता है एक डांसर के लिए। कीरत सिंह से। कीरत सिंह से एक नचनिया के लिए युद्ध कर लेता है शेरशाह। बिहार का आदमी है, नचनिया को तो छोड़ेगा नहीं। नाच में देखते हैं भगदड़ हो जाता है, गोली चल जाता है बिहार में। तो बिहार का आदमी नचनिया के लिए यहाँ पर झगड़ा कर लिया। और यहीं पर जब कालिंजर का किला को वो तोड़ रहा था तो तोप का प्रयोग कर रहा था और तोप किला पर मारा। जो तोप का गोला था किला के जो दीवार था उस पर से गया और टकरा के पुनः वापस आ गया जहाँ सब बारूद का गोदाम रखा हुआ था। इसके खुद के गोदाम में आ गया और फट गया, और गोदाम फटने से वहीं पर आसपास में ये शेरशाह सूरी था और इसकी मौत हो जाती है। तो तोप का गोला खुद मारा था ये, उसी से इसका मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है यहाँ पर इस युद्ध में। इसके जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके सैनिक वो तोड़ देते हैं किला को और कालिंजर को जीत जाते हैं। जब सुनता है कि जीत गए हम लोग कालिंजर को, तब सुकून से इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। हालांकि बहुत घायल हो गया था और यहाँ मर जाता है। तो 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी मर जाता है और 1540 से 1545 ईस्वी तक दिल्ली में राज करता है शेरशाह सूरी। इसके बाद शेरशाह सूरी, ये सब युद्ध जो है उसका इम्पोर्टेंट युद्ध है इसके जीवन का, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं फिर से। 1540 में जब सूर्यवंश की स्थापना किया था दिल्ली में, वहाँ पर 1540 में शेरशाह सूरी दिल्ली गद्दी पर बैठा। उस समय उसका शेरशाह का अपना उपाधि ले लिया था और वहाँ पर एक किला या कोहना मस्जिद बनाया था जिसे आज पुराना किला के नाम से जानते हैं। हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1541 में गखर जनजाति से उसका युद्ध हुआ और वहाँ रोहतासगढ़ का किला बनाया। 1542 में मालवा जीत गया। 1543 में रायसीन का युद्ध हुआ, छल कपट सीता था, इसके जीवन का कलंक का युद्ध माना जाता है इसको। 1544 ईस्वी में मेवाड़ का युद्ध किया मालदेव से और वहाँ कहा था, इतना इसको नुकसान हो गया था, कहा था मैं एक मुट्ठी बाजरे के ज़मीन के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा। फिर 1545 में कालिंजर का युद्ध हो जाता है एक नचनिया के लिए और तोप का गोला रिटर्न आ जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसे देखते हैं आगे मिटाने के बाद। शेरशाह की मृत्यु के बाद जब उसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है तो अब इसके पास दो उत्तराधिकारी थे। इसके उत्तराधिकारी दो थे। एक का नाम था अकाद खान। अकाद खान जो बड़ा था और दूसरा का नाम था जलाल खान, ये छोटा था।
तो अकाद खां वास्तव में इसका उत्तराधिकारी बनेगा। ये जलाल खां था, इसने उपाधि धारण कराया था इस्लाम शाह का। और ये जो था ये इससे बढ़िया शासक था। तो इस्लाम खां अकाद खां से युद्ध करता है और अकाद खां को युद्ध में हरा देता है और भगा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है, छोटा होने के बावजूद। तो इसका 1545 के बाद इसका अगला शासक हो जाता है इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी इतना निर्दयी था कि कहा जाता है कि इसके जूते को सलाम करते थे सरदार जो भी उस समय थे। बहुत निर्दय, बहुत क्रूर शासक था। इस्लाम शाह सूरी ने ही इसका मकबरा, मृत्यु के बाद इसका मकबरा बनवाया, सासाराम में है, तालाब के बीचों बीच। इस्लाम शाह सूरी ने शेरशाह का मकबरा बनवाया है सासाराम में, तालाब के बीचों बीच है। अष्टकोणीय मकबरा है वो, अष्टकोणीय। इस्लाम शाह सूरी जब यहाँ शासन कर रहा था उस समय शेरशाह सूरी के मरने के बाद हुमायूं भारत पर आक्रमण करना चाहता था फिर से, लेकिन इस्लाम शाह सूरी से उसके जो सैनिक थे उससे वो लड़ नहीं पाता था और चला। ये इंतज़ार में अब हुमायूं था कि कब शेरशाह इस्लाम शाह सूरी यानी सूरवंश कमज़ोर पड़े। तो इस्लाम शाह सूरी की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है 1553 में। 1553 में इसकी मृत्यु के बाद अब इसके अपने ही सूरवंश में सब विद्रोह हो जाता है। फिरोज शाह इसका उत्तराधिकारी बनता है। फिरोज शाह को मार देते हैं और फिरोज शाह के बाद सिकंदर शाह, सिकंदर शाह सूरी दिल्ली में शासन कर लेता है। सिकंदर शाह सूरी उतना अच्छा शासक नहीं रहता है, उसको उतना बढ़िया से युद्ध नहीं कर पाता है। और इसके क्षेत्र सिकंदर शाह सूरी का इधर था पंजाब, दिल्ली, ये सब क्षेत्र। तो उस समय हुमायूं में देखे ही थे कि सिकंदर शाह सूरी जब दिल्ली में था उस समय सरहिंद का युद्ध हुआ था और सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं मार दिया था और सूरी वंश का अंत कर दिया था 1555 में। 1555 में सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के युद्ध में मार दिया गया था। इस तरह इस्लाम शाह सूरी के बाद सूरवंश में कोई अच्छे शासक नहीं है, आपस में विद्रोह करके छोटा छोटा राज्य लेकर इधर उधर चलाने लगे, जिससे ये आपस में विघटन के कारण कमज़ोर पड़ गया और इसका फ़ायदा उठाया था हुमायूं और 1555 में सूरी वंश का पूरा अंत कर देता है हुमायूं। शेर शाह सूरी अच्छा प्रशासक था। तो एक बार देख लेते हैं शेर शाह सूरी का प्रशासनिक जीवन। शेर शाह सूरी एक बहुत अच्छा प्रशासक माना जाता था उस समय मध्यकालीन भारत का। बहुत सारा काम किया और बहुत ऐसी व्यवस्था लाई जिससे उस समय लोगों का भला हो सके। शेर शाह सूरी उस समय का बहुत अच्छा प्रशासक था, अच्छा प्रशासक। इसी के प्रशासनिक जो नीति बनाया था उसी के आधार पर चला था अकबर। अब हुमायूं के बाद अकबर राजा बना था जो, वो इसी के आधार पर चला था शेर शाह सूरी के प्रशासनिक नियम के अनुसार। तो शेर शाह सूरी को ही अकबर का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है और अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। तो अकबर का पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक या अकबर का पुरोगामी, अकबर का पथ प्रदर्शक या अकबर का पुरोगामी, इसी के प्रशासनिक व्यवस्था पर अकबर भी अमल किया था। इसके दरबार में एक टोडरमल नाम के व्यक्ति रहते थे। टोडरमल पहले सूरवंश शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे, बाद में वो अकबर के दरबार में चले गए थे और वहाँ नवरत्न में वो शामिल थे। टोडरमल ये किसानों से बहुत प्रेम करता था, किसानों को रैयत कहता था यह, रैयत। और रैयत बाड़ी एक व्यवस्था की चालू किया था, रैयत बाड़ी। किसानों से बहुत प्रेम करता था, रैयत बाड़ी व्यवस्था उन लोग के लिए लाया था। किसान का टैक्स चोरी ना हो, बीच में बिचौलिया जो दलाल होते हैं जैसे राजा को बता देंगे कि इस किसान का इतना खेत है और वहाँ से तहसील लेंगे इतना
और राजा को बताएंगे कम है और बीच का अपने रख लेते थे। तो इस टैक्स चोरी से बचने के लिए उसने पहली बार ज़मीन का माप करवाया था। ज़मीन की मापी करवाई थी, जिसको जाब्ती प्रणाली कहा जाता है। जाब्ती प्रणाली, जमीन की माप। जमीन की माप करवाया था शेरशाह सूरी। और ज़मीन की माप कराने के लिए एक टैक्स लेता था, वो जरीबाना नामक टैक्स लेता था ज़मीन की माप के लिए, जरीबाना। और जो लोग ज़मीन की मापी नहीं कराते थे उससे मुहाबिना, एक मुहाबिना टैक्स लेता था जो नहीं कराते थे। जो लोग ज़मीन की नापी नहीं करवाते थे उससे मुहाबिना में अधिक टैक्स लेता था। जो लोग ज़मीन की नापी करवा लेते थे जरीबाना नामक टैक्स लेता था ज़मीन की नापी करवाने के लिए। और नापी के लिए एक अधिकारी भी रखा था, कानूनगो, जो ये सब देख रेख करता था। आज भी एक कानूनगो पद है यूपी में, जो ज़मीन की नाप रखी, उसके पास पूरे गांव का ज़मीन का सब रजिस्टर ही होता है। तो कानूनगो का पद लाया था यहीं, कानूनगो। तो ज़मीन की नापी जाब्ती प्रणाली भी चालू कर दिया, इसके बाद भी टैक्स चोरी होता था। तो ये दिमाग लगाया, सोचा कि क्या किया जाए। तो एक व्यवस्था चालू किया, पट्टा। पट्टा, पट्टा में क्या होता था कि इस सब ज़मीन का रिकॉर्ड है शेरशाह के पास। तो ज़मीन के सब कितना, किस किसान का कितना खेत है, कितना उसे कर लगेगा, इस सब एक पन्ना पे लिख के और किसान के पास भेज दिया जाता था। उसी व्यवस्था को पट्टा कहा जाता था कि आपके पास इतना खेत है, आपका ये कर हो जाएगा, आपको इस समय पर ये इतना कर दे देना है। तो उस चीज़ को पट्टा कहा जाता था। और उधर से जब किसान उसको पढ़कर और कबूल कर लेता था कि हाँ हम ये इतना देंगे, तो उधर से किसान के हस्ताक्षर जब होके कागज जाता था उसको कबूलियत कहा जाता था। तो पट्टा और कबूलियत, ये दो व्यवस्था को लाया था शेरशाह सूरी कि बीच में चोरी ही ना हो। किसान को पता है कि हमको कितना टैक्स देना है और राजा को पता है कितना लेना है, और वो राजा को भी पता है कितना लेना है, तो कितना आएगा। बीच वाले लोगों को अब चोरी नहीं कर पाते थे। ये एक अच्छा व्यवस्था लाया था इन लोगों के लिए। किसानों से बहुत प्रेम करता था, किसानों को रैयत कहता था। इसके दरबार में अमीर गरीब कोई हर समान, जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठता था ना तो कहता था हमारे सामने अमीर सब गरीब सब एक समान है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता था। इसने एक ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड, जिसको NH2 है जो अभी, तो ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी जीटी रोड का निर्माण कराया था, जो कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक था। कलकत्ता से अमृतसर, कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक शेरशाह सूरी ने एक जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। और एक यह सिक्का चलाया था, 3 प्रकार का सिक्का चलाया था। जो सोने का सिक्का था वो अशरफी उस समय कहा जाता था, अशरफी। एक सिक्का था चांदी का, जिसे रुपया कहा जाता था। तो ये रुपया का प्रचलन है वो शेरशाह सूरी के ही काल से आ गया था। और तांबा का सिक्का बनाया था एक, जिसे दाम कहा जाता था। ये जो रुपया और दाम की प्रणाली है वो शेरशाह सूरी ने लाया था। बिहार के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में आज भी हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं ना तो कहते हैं कि कितना दाम भाई लेकर। आज भी उस शब्द का प्रयोग होता है, जबकि आज दाम में हम लोग कुछ तांबे के सिक्का से नहीं खरीदते, लेकिन वो शब्द प्रचलन होते आ गया है, तो इसलिए दाम, कितना दाम हुआ, सब्जी खरीदना है कितना दाम का, तो सब आज भी दाम का प्रयोग होता है बोलचाल की भाषा में। उस समय 1 रुपया बराबर 64 दाम था। यानी एक चांदी का सिक्का लेंगे तो आपको 64 दाम तांबे का सिक्का मिलेगा। एक चांदी का सिक्का 64 तांबे के सिक्के के बराबर था। सिक्का में ये अशरफी जो होता था ये बड़े बड़े लोग, अमीरों के पास रहता था। चांदी और का सिक्का ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए था, और गरीबों के लिए तांबा
दाम था। तो ज़्यादा किसी भी परिवेश में गरीब ही होते हैं, इसलिए दाम का प्रचलन ज़्यादा हो गया। आज भी हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो दाम पूछते हैं। इसकी पुलिस व्यवस्था बहुत कठोर थी, पुलिस और न्याय व्यवस्था इसकी बहुत कठोर थी। बहुत कठोर था इसका पुलिस और न्याय व्यवस्था। उस इतिहासकार कहते हैं कि उस जब शेरशाह सूरी का शासन चल रहा था तो अगर रात 2 बजे भी कोई महिला अपने सर पर सोना रख के जाती है तो वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाएगी, उसके सोना को कोई छुएगा भी नहीं। इससे पता चलता है कि इसका पुलिस व्यवस्था बहुत कठोर थी। आजकल तो सोना का पूरा औरत सहित सब चीज़ गायब हो जाएगा। हम लोग देख लिए शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था को। बहुत अच्छा प्रशासक था, अकबर इसके रास्ते पर चला था, तो अकबर का पुरोगामी यानी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ये किसानों से बहुत प्रेम करता था, किसानों से रैयत कहता था किसानों को। एक पट्टा और एक कबूलियत नामक प्रणाली चालू की थी। पट्टा जो किसान के पास भेजा जाता था कि इतना आपका कर है, और कबूल करके जब किसान उधर से भेजता था उसको कबूलियत कहा जाता था। जाब्ती प्रणाली, किसान की भूमि का नाप कराया था पहली बार ये। और कानूनगो नामक पद आया था इसमें। पुलिस व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी थी, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और एक किला एक कोहना भी दिल्ली में निर्माण कराया, जिसे आज पुराना किला कहते हैं। सिक्का चलाया था, सोने का सिक्का को सरफिर, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था। इस वीडियो में हम लोग देखें सूर्यवंश के बारे में, शेरशाह के जीवन काल को और शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था को। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य के अगले सीरीज में हुमायूं के बाद तो उसका बेटा अकबर राजा बनेगा। हुमायूं तो 1 साल बस शासन किया था जब दोबारा भारत में आया था यहाँ पर दिल्ली में। 1 साल के बाद तो वो सीढ़ी से गिर के मर गया था। तो अकबर कैसे राजा बना, अकबर के जीवनी को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।